नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त आप दहाड़ कार्यक्रम देख रहे हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर आज सियासत में महामंथन का दिन है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर चल रही है और दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है। मेरे अगल बगल आप दोनों तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। इससे पहले पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में विपक्षी गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों की कमेटियां भी बनाई गई थी, जिसमें से कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बड़ी बैठक आज दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में 13 पार्टियों के नेताओं को शामिल होना था, लेकिन टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने पेश होना था, वो नहीं आ रहे, शामिल नहीं हो रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह की तबीयत खराब है, कहा जा रहा है उनको हाई टेम्परेचर है, बुखार है और इसीलिए वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से बिहार सरकार में मंत्री हैं संजय झा, जो कहा जा रहा है कि पहुंचे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, क्योंकि लल्लन सिंह की तबीयत खराब है। संजय झा वो पहुंचे हैं। अच्छा, पटना से लेकर बेंगलुरु, फिर मुंबई और अब दिल्ली, यानी 4 बैठकें मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन को हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बैठक तो हो रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बात बन पाई है। ऐसे में बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। विपक्ष की 3 बड़ी बैठकों के बावजूद ना तो सीट शेयरिंग पर बात हुई है, ना ही संयोजक का नाम आगे आया है और ना ही गठबंधन का कोई लोगो फाइनल हुआ है। क्या थीम है किसी को नहीं मालूम है, चेहरा कौन है नहीं बताने वाले हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, आपने देखा संबित पात्रा आज आए बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये जो दल हैं ये सबके सब सनातन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो लगातार आज हर किसी के जहन में रहने वाली है, वोटर्स के जहन में रहने वाली है। अभी गठबंधन का कोई कॉमन ऑफिस भी नहीं बना है। कहा यह जा रहा था कि उस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ही इस गठबंधन में गांठ भी बहुत सारी दिखाई दे रही। कैसे? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली और हरियाणा और पंजाब में तो अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है वाया अधीर रंजन चौधरी। ताजा मामला स्टेट डिनर का है, जिसमें ममता बनर्जी के जाने पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि अगर आप वहां नहीं जाती तो क्या आसमान गिर जाता। इन सब के बीच G20 के दौरान स्टेट डिनर की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये वो तमाम नेता हैं इंडिया गठबंधन के जो G20 के डिनर में बुलाए गए थे और वहां हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको नीतीश बाबू का नजर आ रहा होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश बाबू को जो बाइडेन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनसे मुलाकात करवाई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान और उसके बाद से तमाम तरीके की बातें जो है वो चल रही हैं। बहरहाल सियासी गलियारे में इस तस्वीर की चर्चा हो कि ना हो, लेकिन इस बात पर चर्चा जरूर हो रही है कि इंडिया के मेगा मंथन में क्या पीएम पद की दावेदारी का टेंशन दिखाई दे रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के बड़ी पार्टियों के नेता हैं वो ये कह रहे हैं मतभेद मत रखिए, मनभेद भी मत रखिए और महत्वाकांक्षा भी मत रखिए। इंडिया गठबंधन में अभी गांठ दिख रही है, तो 2024 पर क्या बात बन पाएगी, ये सवाल जहन में आ रहा है। इंडिया गठबंधन के साथियों के बीच सनातन पर जो तनातनी चल रही है, क्या आज वो अहम मुद्दा इस कोऑर्डिनेशन बैठक में रहने वाला है। G20 पर बीजेपी पीएम मोदी का अभिनंदन करने के लिए वहां पर पलक पावड़े बिछाए हुए बीजेपी हेडक्वार्टर में इंतजार कर रही है। अभिनंदन पीएम मोदी का हो रहा है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप बगल में देख रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, लोग जो है उत्साह के माहौल में, त्योहार जैसे मानो इस वक्त वहां बीजेपी के दफ्तर में मनाया जा रहा है। भारत माता की जयकारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी 6:02 हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 6:30 बजे पहुंचने वाले हैं। तो एक तरफ ये बैठक, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक, कौन किस पर भारी इस पर होगा आज डिबेट का कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए सियासी हलकों में किसने क्या कहा, कैसे वार पलटवार हुआ। पीस अलायंस के एक नेता ये कहते कि इनका G20, ये देश का G20 था,
हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। चोला बदलने से, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। चाल, चरित्र और चेहरे वही रहने वाले। तो इंडिया अलायंस की पूरी कोशिश होगी कि जो लोकोन्मुख मुद्दे हैं उनकी एक फहरिस्त हो, उसके आधार पर चर्चा के बाद अलग अलग राज्यों में उसको लेके, संदेश को लेके जाया जाए। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं है, ना लोगों पर, ना नेता कौन होगा उस पर, नीति क्या होगी उस पर। केवल एक ही बात पर फुल कंसेंसस है और वो है कि कैसे हिंदुओं को देना है गाली। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता तक बेचैन हैं, परेशान हैं और आने वाले 2024 में इनका खाता इस बार खुलने वाला नहीं है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं? देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज जो करीब 1 दर्जन राज्यों के अंदर सरकार चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री और बड़े बड़े दल लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और इनके बीच में लाख कोशिशें की गई कि दरार आ जाए। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूं। इस वक्त आपको तोहिन सिन्हा साहब नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर महिमा सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नवल किशोर जी भी नजर आ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। डॉक्टर सीमा मलिक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं जो कि शरद गुट की यानी एनसीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है। स्वागता शाह का भी स्वागत है जो कि एनसीपी अजीत गुट की प्रवक्ता हैं। और महासचिव इस वक्त माधव आनंद जी आरएलजेडी के आपको नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी पलक को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है। पीछे तादाद में आपको बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जरा उनका रुख कर लेते हैं और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करने वाली हूं। पलक, क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचने वाले हैं और क्या कार्यक्रम? रूबिका, बस अब बहुत कम समय रह गया। 6:05 का समय फिलहाल हो रहा है। 6:30 से 7 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और आप मेरे पीछे आवाज़ सुन पा रही होंगी, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी, इन नारों के साथ पूरा ये जो हेडक्वार्टर है वो गूंज रहा है। चूँकि G20 की अध्यक्षता के बाद, सफलतम अध्यक्षता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनका उत्साह के साथ स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें काफ़ी हैं। आज तस्वीरें बताने के लिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? G20 की ऐतिहासिक सफलता के लिए देश की जनता को, नरेंद्र मोदी जी को, पुलिस डिपार्टमेंट को, सारी एजेंसियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। चलिए और भी कुछ लोगों से रूबिका बात कर लेते हैं। सभी लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। जी, कितने एक्साइटेड हैं आप? ये मोदी जी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। G20 की सफलता के बाद वो राष्ट्रीय कार्यालय में आ रहे हैं और पूरा का पूरा बीजेपी का कैडर उनके स्वागत के लिए G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर हो रहा है। पलक भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, बता रही है कि 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बड़े एक्साइटेड वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। डिबेट इसी मसले पर कि एक तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर में महिमा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। ये भी चर्चा है कि भाई अब देश का नेता ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा चुका है और दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। वहां सबसे अहम मुद्दा महिमा जी क्या रहने वाला है? वो चेहरा जो बार बार बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप कभी भी नहीं बता पाएंगे, ये आपकी दुखती रग है, या फिर सनातन पर लगातार जो डीएमके आप लोगों को परेशानी का सबब झेलने पर मजबूर कर रही है, उस पर चर्चा होने वाली है?
जय हिंद रूबिका जी। जय हिंद। मैं तो समझती हूँ कि सबसे बड़ी खबर पिछले एक सप्ताह की ये है कि 7 उपचुनावों में से 4 उपचुनाव इंडिया ब्लॉक जीत गया और G20 जिसकी अध्यक्षता भारत ने एक रोटेशन की वजह से की, क्योंकि जो राष्ट्र इसमें शामिल हैं वो एक एक करके बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस बार भारत ने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने तो भारत मंडपम, जो पहले प्रगति मैदान होता था, भारत मंडपम हो गया, उसमें भरा हुआ पानी भी देखा और किस तरह से हमें लगता है कि जग हंसाई हुई देश की कुछ चीजों के ऊपर। यहाँ बाइडेन प्रेस से बात करना चाहते थे, उन्हें बात नहीं करने दी। उन्हें वियतनाम जाकर के भारत में मानव अधिकारों की जो गिरती हुई स्थिति है उसके ऊपर बात करनी पड़ी। खैर, ये तो बात है मोदी जी की कुव्यवस्था की। लेकिन अभी फिलहाल जो आपने बात पूछी है, आज जो आयोजन होने जा रहा है, जो बैठक चल रही है इंडिया ब्लॉक की, उसके अंदर बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने तो जैसे कि उसकी आदत है, पहले बोल दिया है कि ये हिंदू विरोधी सभा है, हिंदू विरोधी बैठक है। हमें समझ नहीं आता है घुमा फिराकर इस धर्म सांप्रदायिक इस जो हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है उसमें सांप्रदायिकता को क्यों ले आते हैं। विपक्ष की बैठक के अंदर भी ये सांप्रदायिकता को ले आए हैं, जबकि हम वहां पर आगामी जनसभाओं को लेकर के, आगामी चुनावी मुद्दों को लेकर के, जिनसे देश को भाजपा की वजह से ग्रसित होना पड़ा है। आज महंगाई के दाम आप देख लीजिए, आटा दाल चावल कोई गरीब जब लेने जाता है, पिछले 9 वर्षों में इनके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, गिरावट की तरफ नहीं है बिल्कुल भी। चाहे तेल हो, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यू सीरियसली नॉट प्राउड ऑफ G20 का आयोजन? दुनिया के तमाम पावरफुल मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं। इस जॉइंट स्टेटमेंट जिसके बारे में आप लगातार कह रहे थे कि कभी ना आने का, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वो आया। मैम, आर यू नॉट प्राउड ऑफ इट? रूबिका जी, I am proud of my country. I am proud of the history of my country. I am proud of each and every prime minister that headed my country. And I am proud of my country. मैं G20 के आयोजन की बात कर रही हूँ। आपको कहने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कह दीजिए, नहीं कह पाऊंगी। मैटर ऑफ रोटेशन। नहीं, रोटेशन की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। 4,000 करोड़ लोग न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रोटेशन की वजह से नहीं आया है, रोटेशन की वजह से तो बाली में गया था। आप मुझे बताइए महिमा जी, मेरी बात सुनिए। इंडोनेशिया में G20 का वो रोटेशन वाला केस तो वहां भी हुआ, लेकिन ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया क्या? साइन हुए क्या? सबके सब यहाँ हो पाया ना? मुझे ये बताइए, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं महिमा जी, मुझे लगता है एक अनबायस्ड तरीके से, उस अप्रोच से आप ये बात तो मानेंगे ना? देखिए, ऐसा है रूबिका जी कि सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, और जहां पर बात कहने की है, जो बात उचित है कि हमने कहा कि हम रोटेशन से हमारे पास आए, बहुत अच्छी बात है। और आज जो ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स, मुझे उत्तर देने दीजिए। हाँ, बस एक सेकंड ले लीजिए। नहीं, हाँ, मैं आपको उत्तर देने का पूरा मौका दूंगी। बस महिमा जी, बस ये कह रही हूँ मैं, आपको पूरा हक है भाई, आप विपक्ष हैं। अगर आप आलोचना नहीं करेंगी, आप विरोध नहीं जताएंगी, तो फिर कैसे चलेगा? तभी तो जाकर डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर पाएगी ना। ये इसमें मैं पूरा यकीन रखती हूं। लेकिन G20 का मामला विपक्ष या सत्ता पक्ष को लेकर तो कतई नहीं था, ये तो देश को लेकर था। बहरहाल, एक बड़ी खबर मैं ये बता देना चाहती हूं कि इंडिया ब्लॉक की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। 90 मिनट तक ये बैठक चली है। इंडिया गठबंधन की ये बैठक जो कि 90 मिनट तक चली है वो खत्म हो चुकी है। शरद पवार के आवाज पर यहां दिल्ली में ये बैठक चल रही थी। 19 लोगों को, 13 नेताओं को वहां पर पहुंचना था। अभिषेक बनर्जी नहीं पहुंच पाए, ईडी की पूछताछ की वजह से। ललन सिंह बीमार चल रहे हैं, लेकिन तमाम नेता वहां पर पहुंचे। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। आपको उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं, आपको महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं, आपको वेणुगोपाल जी नजर आ रहे हैं, आपको इस वक्त आरजेडी के अध्यक्ष जो हैं तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट के नेता शरद पवार, संजय राउत, तमाम वो नेता नजर आ रहे हैं जिन्होंने अब से कुछ देर पहले इस बैठक के खत्म होने की जानकारी दी है। शरद पवार के आवाज पर 90 मिनट तक चली ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। बहरहाल, महिमा जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को बाकी मेहमानों के लिए ओपन करूंगी। 30 सेकंड। क्या शशि थरूर जो फख्र कर रहे हैं G20 के लिए, आप नहीं कर रही है? क्लियर? 30 सेकंड में। आपने अभी बड़ी रोचक बात कही रूबिका जी, आपने अभी बड़ी रोचक बात कही कि ये तो विपक्ष के लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए
बिल्कुल होनी चाहिए थी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जहां विपक्ष जो है वो एक बराबर के पायदान पर खड़ा होता है, लेकिन हमारे नेता को G20 के डिनर में ही आमंत्रित नहीं किया जाता। रात्रि भोज के अंदर विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया। बिल्कुल गर्व की बात नहीं है। इससे हम ये बताते हैं कि हम सिर्फ एक सत्ता परायण देश हैं। हम विपक्ष को मानते, हमारी जो सत्तासीन पार्टी है वो विपक्ष को नकारती है, मानती नहीं है। ओके। और दूसरी बात ये कि जो 2100 2100 करोड़ हो करोड़ गए, की तोहिन जी 2100 जवाब करोड़ दीजिए। की लागत से महिमा जो जी कह रही भारत हैं मंडप ये हमारे लिए बना फक्र का विषय नहीं है जब आप पार्टी के अध्यक्ष को वहां डिनर पर नहीं बुलाते हैं। हमारे लिए ये गर्व का विषय नहीं है जब भारत मंडपम में पानी दिख जाता है। हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है जब महंगाई बेरोजगारी चरम पर होती है। हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है जब बाकायदा रोटेशन के तहत G20 का आयोजन किया जाता है। तो सिन्हा अनम्यूट कर दीजिए। तोहिन जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अभी आवाज आ रही है आपको? जी 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 तोहिन जी बोलिए। देखिए रूबिका जी, ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो डॉट 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 अलायंस है ये आज मोदी नफरत में ये पूरे देश से नफरत करने लगी। अभी पहले मैं G20 की बात कर लूं, उसके बाद सनातन धर्म पे जो अटैक हो रहे हैं इनके द्वारा, उस पर आऊंगा। देखिए G20 ये बार बार कहते आए हैं कि हर साल जो है कोई ना कोई देश इसकी प्रेसिडेंटशिप करता है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये इतना ऐतिहासिक G20 था जिसमें 4 ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जो भारत को एक अलग लेवल पे ले गए। अफ्रीका को शामिल कराना जो कोई देश पहले नहीं करा पाया था G20 में, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है जिसकी घोषणा हुई है और जिससे जो है इंडिया की इकोनॉमिक इम्पेटस को एक बहुत बड़ा जोर मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी उस वक्त जब ये 3 दिन का समिट चल रहा था, 2 दिन का समिट चल रहा था, तब ब्रसल्स में केवल और केवल भारत को धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को बदनाम करने के लिए या उसकी सार्थकता को नाकाम करने के लिए वो BRI की प्रशंसा कर रहे थे, चाइना के BRI की प्रशंसा कर रहे थे जो हमारे POK से गुजरता है। तो ये लोग एक नकारात्मक गठबंधन है। ये जो करते हैं बार बार, ये जो इनकी समिट होती है, आज ये दिल्ली में मिल रहे थे, ये पिकनिक पॉलिटिक्स है, ये टाइम पास पॉलिटिक्स है। ना तो इनके पास नेता है, ना नियत है, ना कोई नीति है। जब सीट समझौते की बात आती है तो स्वयं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोकल यूनिट्स में तकरार हो जाती है। महिमा जी कॉन्फिडेंट है, आरजेडी कॉन्फिडेंट है, यहाँ पर शरद पवार गुट से जो सीमा जी बैठी हैं वो कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि हम डिसाइड कर लेंगे ना नेता, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए रूबिका जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही उपचुनावों के नतीजों से की थी। पिकनिक पॉलिटिक्स के अलावा महिमा भी जब आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, तो थोड़ा सा तो मतलब आप देखिए, इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कैमरा के आगे कॉन्फिडेंस जताएं। अब मैं आ रहा हूं दूसरी बात पर, जो डीएमके के बार नेता, डीएमके के नेताओं के द्वारा सनातन पर आऊंगी। सनातन नहीं तोहिन जी, पहले महिमा जी जो कह रही हैं कि भाई वो जो अभी उपचुनाव हुए हैं उनमें से इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर जीत गया है, उनके लिए इस हफ्ते की ये सबसे बड़ी खबर है। आपके लिए कुछ रही हो ना रही हो? बाईपोल का ना तो असेंबली इलेक्शन पर कोई हश्र होता है, कोई अंजाम होता है, ना उसका कोई इम्पैक्ट राष्ट्रीय चुनाव पर होता है। वो केवल और केवल कैंडिडेट सिलेक्शन पर होता है। तो अगर ये खुश हो रहे हैं, ये तो बेसिकली इनको एक इल्यूजन में जीने की आदत है, तो हमें भी खुशी है कि ये खुश हो रहे हैं। थोड़े दिन की खुशी है, लेकिन फैक्ट है कि देखिए 1996 से 1 सेकंड 4 और मेहमान तोहिन जी का जवाब देंगे। नवल किशोर जी रिएक्शन मुझे लेकिन एक उत्तर यहाँ देने दीजिए। हाँ महिमा जी प्लीज 1 सेकंड। इल्यूजन की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ आपके बाकी साथी भी इंतजार कर रहे हैं। हम इल्यूजन में रह रहे हैं कि डिनायल में है? ओके, डिनायल मोड में है। लेकिन नवल किशोर जी, ये कुछ दिनों की खुशी है, जो उपचुनाव है उसमें तो ये कोई राष्ट्रीय चुनावों को असर नहीं करने वाला है। तोहिन जी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो पहली झांकी है और असली झांकी आपको देखने को मिलेगी 2024 में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता और एक नेता परेशान है। आप देखेंगे कि मीटिंग इंडिया गठबंधन की होती है और भाजपा वाले चिंतित हैं कि नेता कौन है, नियत क्या है, कार्यक्रम क्या है। सारी चिंताएं भाजपा ऑफिस में है। जहां मीटिंग चल रही है वो लोग उस पर विचार कर रहे हैं। आपने देखा ना, जुलाई से मीटिंग शुरू हुई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में 4 महत्वपूर्ण बैठक हुई और आकार ऐसा बड़ा कि ये जो आपका आधार है ना, उसके सामने इंडिया गठबंधन का
जो गठबंधन दिख रहा है वो पहाड़ की तरह दिख रहा है भाजपा को। और यही परेशानी है कि G20 खत्म होने के बाद भी, मानते हैं, बधाई देना चाहिए भारत को, भारत के एक नागरिक को कि यह आयोजन मिला हमें करने का और हमने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको भी अपने पार्टी का इवेंट बना रही है। जो उनके कार्यकर्ता हतोत्साहित हो चुके हैं, उनके मन में उत्साह भरने के लिए यहाँ पर भी वाहवाही लूटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये प्रचार जो मंथन है, ये प्रचार मंडल जो है वो चलते रहेगा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन जो संसद का विशेष सत्र बुलाया है, हाँ, उस पर एक शब्द भी नहीं बोले क्यों बुलाया है। जहां पर एजेंडा बताना चाहिए वहां नहीं बताएंगे। तो लेकिन 30 सेकंड में जवाब दीजिए। कभी G20 नवल जी ने कहा, कभी सनातन का नवल जी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए, कभी उधर का। देखिए, कम से कम नवल किशोर जी में इतनी तो सभ्यता है कि ये तारीफ कर रहे हैं कि G20 का सफल आयोजन हुआ। कांग्रेस के 2 नेता शशि थरूर और डॉक्टर मनमोहन सिंह को छोड़कर किसी ने तारीफ तक नहीं की, बल्कि केवल उस दौरान भारत की छवि को विश्व भर में धूमिल करने का प्रयास किया। अब ये पूछ रहे हैं कि 18 तारीख से जो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, विशेष सेशन बुलाया गया, उसमें क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि हम इतिहास रचने की आदत है हमारी, इतिहास को पुनर्लिखने की आदत है। तो आप आश्वस्त रहिए कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे देश का भला होगा, और आपको बहुत परेशानी होगी क्योंकि आप देश हित में नहीं सोच पाते। माधव आनंद जी, आपके मानसिक स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। ओके, आप दोनों को मैं मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे तीनों मेहमानों का मैं ओपनिंग रिमार्क लेना चाहती हूँ। कहने का मतलब है कि जो पार्टी 300 सीट जीतती है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण जीतती है। आप जनता के मानसिक स्वास्थ्य पे संशय पैदा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। 300 सीट मिला, उसके बाद आप पाखंडी हो गए। देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बड़े शर्म की बात है। ये लोग आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। इनके मानसिक दिवालियापन जो है, इनका मानसिक दिवालियापन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बेशर्म पार्टी है, वो दूसरे को बेशर्म कह रहा है। जनता के विवेक पर संशय मत पैदा कीजिए। जिस जनता ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत दिया है, उस पर आप उसके विवेक पर, उसके जजमेंट पर आप संशय पैदा करना, और ये बहुत गलत काम है। उसके बाद भी माधव आनंद जी, एक सेकंड, नवल किशोर जी, ये क्या बात हुई? अगर मान लीजिए कल को आपकी पार्टी और बाकी तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो वहां सत्ता पा लेते हैं, आप में से एक लीडर चुन लिया जाता है, वो कब चुना जाएगा खुदा जानता है, लेकिन अगर चुन लिया जाता है और G20 जैसी अध्यक्षता होती तो क्या कहेंगे कि आपका काम नहीं है, वो तो हो ही जाना था, वो तो सिस्टम और मशीनरी चलती रहती है, लीडरशिप का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या आप ये कहेंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं है ना रूपिका जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। G20 जो है वो सिस्टम की देन है भाई। माधव आनंद जी जवाब दे दीजिए। महिमा जी, जस्ट गिव मी फ्यू मोमेंट्स। माधव आनंद रूपिका जी, सबसे पहले भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में पहचान दिलाने हम G20 2023 के सफल आयोजन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन और जो आप तमाम जो आज की जो बातें आप कर रही है, जिस गठबंधन की बुनियाद इतनी कमजोर हो, जिसकी बुनियाद ही इतनी कमजोर हो, उस गठबंधन से आप आशा क्या कर सकते हैं? जिस गठबंधन का नारा ही यही हो कि जुड़ेगा भ्रष्टाचारी और जीतेगा परिवारवादी, तो आप अनुमान लगा दीजिए उस गठबंधन का क्या हश्र। जो आपने बड़ा अच्छा कहा कि मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा, ये तीनों चीज को त्यागने की आवश्यकता है। नवल जी अपने टाइम पर, हाँ। जिस गठबंधन में मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा टूट के भरा हुआ हो, अंतर विरोध इतने ज्यादा हो, गठबंधन का हश्र क्या होगा? एक ठग हैं ये जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में तो नवल जी भी जानते हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, कि नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा बचा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार जी इतने लोगों को ठगने का काम किए हैं, आरजेडी के लोगों को ठगा है, अब चाचा भतीजा को ठग रहे हैं, भतीजा चाचा को ठगने का काम कर रहे हैं, जिनकी विश्वसनीयता जीरो। अरे माधव आनंद जी, आप ये कह रहे हैं नीतीश ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, लेकिन नीतीश जी तो इनवाइटेड थे G20 में, और वो तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। आपके अध्यक्ष जी वहां पर नहीं थे, नीतीश बाबू वहां पर थे और पोर्टस से मुलाकात करवा रहे थे। कुछ और खिचड़ी तो नहीं चल रही है। जी देखिए, किसी भी गठबंधन के लिए ट्रस्ट होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ट्रस्ट डिफिसिट इस इंडिया गठबंधन में कितना है कि महामहिम राष्ट्रपति ने सबको जो है, जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको रात्रि भोज में इनवाइट किया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उसमें आए
और देखिए इन लोगों ने क्या क्या जैसे बयान निकाला, क्या क्या नहीं बोले। ममता बनर्जी भी आई, हेमंत सोरेन भी आए, इन लोगों ने क्या क्या बयान दिया। इसका सीधा अर्थ है इन लोगों में विश्वास ही एक दूसरे के प्रति नहीं है। हम लोगों में कहाँ कोई दिक्कत है, समन्वय इतनी अच्छी है। क्या हम लोगों को यहाँ सीट शेयरिंग के लिए बैठना पड़ रहा है? नहीं बैठना पड़ रहा है, क्योंकि जो बातें होनी थी सब सारी बातें हो चुकी है। लेकिन इस गठबंधन तो दिखावा है। आज की जो मीटिंग होनी थी वो सीट शेयरिंग पे होनी थी। क्या हुआ सीट शेयरिंग पे? क्या हुआ सीट शेयरिंग का? डॉक्टर सीमा मलिक, क्या हुआ सीट शेयरिंग पर? कोई बात बनी क्या? डॉक्टर साहब रुकिए ना, नवल जी रुकिए। हाँ देखिए मैडम, मीटिंग किस लिए हुई थी हमको सबको पता है। दैट इज़ फॉर एक स्ट्रैटेजीज प्लान हुई उसमें, और सीट शेयरिंग पे भी एक चर्चा हुई होगी। पर देखिए मेन बात ये है कि अभी वहाँ पर सब बड़े नेता वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, इस कारणवश जो भी है पूरा सीट शेयरिंग पे पूरी उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई जितनी की मतलब होती अगर वो लोग आए होते। होती है या होनी चाहिए? डॉक्टर सीमा एक सेकंड आपको रोक रही हूँ और माफी के साथ मैं अभी तक सुन देखिए स्ट्रैटेजी प्लानिंग हमारे लिए और चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सीमा, मैं बस चूंकि तस्वीरें आ रही है बीजेपी हेडक्वार्टर से, मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आने से पहले वो तमाम वीवीआईपी मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं बीजेपी के कार्यकाल में। मुझे लगता है अभी देखिए अभी काफिला रुकेगा और उसके बाद पता चलेगा, लेकिन ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के इस्तकबाल के लिए आपको खड़े नजर आ रहे हैं। संजय मयूख वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये राजनाथ सिंह है, देश के रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। बहरहाल डॉक्टर सीमा मलिक आप अपनी बात जारी रखिए और उसके बाद स्वागता जी मैं आपका रुख करूंगी। जी मैम, मैं यही कहना चाह रही थी कि देखिए एक इनका जो एक नैरेटिव होता है, एक रटे रटाए सेंटेंस कि इनके पास नेता नहीं है, नियत नहीं है, और एक बड़े डरे हुए लोग हैं। जिस तरह से हमारी अभी उपचुनाव में जीत हुई है उससे और भी ज़्यादा ये लोग घबरा गए। और जिस तरह की आप देखिए बातें मैं सुन रही थी, वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब एक रटी रटाई चीजें बोलना, वही वो सेंटेंस शायद हम लोग बीजेपी घबराई हुई है। स्वागता जी, आपका जो एनडीए परिवार है वो इस वक्त घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। घबराए हुए तो हम नहीं लग रहे। अगर हम घबराए पड़ती है तो शायद आप देखिए अभी आप ओके सीमा जी, आप ही का सवाल मैं स्वागता जी से पूछ रही हूँ। हमारी मीटिंग के जी सीमा जी आप ही का सवाल स्वागता जी से पूछ रही हूँ। हाँ स्वागता जी, देखिए G20 इन्होंने सक्सेसफुल करवा दिया। देखिए वो अपना इवेंट उसको समझ रहे हैं। देखिए इवेंट, वी आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ द इवेंट। हमारे देश का इवेंट था, और जो कुछ चीजें वहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर या जो भी ग्रीन हाइड्रोजन की बातें हुई, ठीक है, अभी जो भी पॉजिटिव चीजें थी। एक तो आप लोग बहुत कंफ्यूज है, मुझे ये बता दीजिए ना। महिमा जी बोल रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कि प्राउड होना चाहिए, नवल जी कह रहे वी आर प्राउड ऑफ इट, सीमा जी कह रही है प्राउड ऑफ इट। इतना कंफ्यूजन ठीक नहीं है ना। आप लोग डिसाइड कर लीजिए ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए आप लोगों को। का इवेंट बना रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, आप लोग डिसाइड तो कर लीजिए। ओके एक सेकंड, स्वागता जी अपनी बात रख ले, डॉक्टर सीमा मलिक, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। आपकी पुरानी साथी हैं, टाइम तो दे दीजिए उनको भी। स्वागता जी, महिमा जी, आई एम कमिंग, प्लीज एक सेकंड, सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ओके स्वागता जी, चिल्लाने से सच नहीं बदलता, चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता मैडम, चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता। सबसे बड़ी बात तो ये है, डिसाइड देखिए मैम, आपने डरने की बात की थी जी। हाँ मैम, देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम तो कतई डरे हुए नहीं है। G2 जो था बहुत सक्सेसफुल हुआ है एंड सबने देखा है। वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डरे हुए अगर हम होते तो हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते। ये इंडिया का जो नया गठबंधन है, शायद ये डरे हुए हैं, इसीलिए इन्होंने मीटिंग अरेंज की है। पवार साहब also, you are using his pictures on your hoardings and you are not proud of him. I am really sorry to hear that.
Because तो आप he's तो चुप ही रहिए। got to आप us. तो ज्यादा मत बोलिए, He's आपके got बारे to में हम us. सब जानते हैं। He's जनता के हित के लिए, है ना, अगर जनता ये के तो हित आपकी के लिए मजबूरी प्राइम है कि आज मिनिस्टर आपको कुछ मोदी करते जी की हैं। तारीफ करनी है बैठ के। और आप क्या कर G20 जो है, सकती हैं? G20 जो है मैडम, इसकी वजह से ग्लोबली इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है, और जो भी चीज ग्लोबली प्रेजेंट होती है उसकी वाहवाही ना कि सिर्फ देश में होती है, विदेश में भी होती है। एंड जो भी एजुकेटेड नेता है, जो भी इंडिया के, अच्छा सर, ये इंडिया को स्वागत है जी। सीमा जी, मैंने आप दोनों को मौका दिया। ये तो एनसीपी वर्सेस एनसीपी हो गया है। एक सेकंड, मैं यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए का मसला समझने के लिए आई थी, पर यहाँ तो एनसीपी वर्सेस एनसीपी हो गया। आप दोनों को रोक रही हूँ। मोदी जी की तारीफ करने के अलावा ये कर ही क्या सकती हैं? अरे पर वो तारीफ तो अभी अभी आपने भी की है ना, शरद पवार जी की, और ये आरोप आप पर भी लग सकता है कि अलावा शरद पवार जी के आप किसी की और तारीफ कर ही नहीं पाएंगी। पर आप दोनों को रोकते हुए महिमा जी, क्लैरिटी क्यों नहीं आ पा रही है कि आपको G20 को लेकर क्या स्टैंड रखना है? नवल किशोर जी कह रहे हैं हमें इस बात का गर्व है कि G20 का आयोजन अच्छा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूं आप लीडर का नाम लीजिए, मत लीजिए, कोई बात नहीं, आपको लीडर का नाम नहीं लेना है, पर ये तो कह दीजिए कि आयोजन अच्छा हुआ है, काबिले तारीफ हुआ है। रूबिका जी, राष्ट्रहित की, राष्ट्र के इतिहास की, राष्ट्र के असल मुद्दों की बात करने के लिए किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द डिप्लोमैट्स ऑफ आवर कंट्री, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ आवर कंट्री, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रेटेजिस्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये जो जमात है ना डिप्लोमैट्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, स्ट्रेटेजिस्ट्स की, जो आज अव्वल पंक्ति में खड़ी हुई है, ये 2-4 साल में, 9-10 साल में पैदा नहीं हुई। ये दशकों की मेहनत है, ये उन सरकारों की मेहनत है जिन्होंने यूपीएससी जैसी विधा की स्थापना की, जो दृष्टा थे, जिन्होंने इस देश की स्थापना की, जो इस देश के फोर फादर्स थे। लेकिन आज एक व्यक्ति जिसकी कहानी अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी सुनाई, वो अपने आप को राष्ट्र से बड़ा समझने लगा है। वो वही व्यक्ति है जो संसद के पटल पर बोलता है, एक अकेला सब पर भारी। तो जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया यहाँ हमारी दिल्ली की सड़कों पर खड़ा होकर के ये खबर चलाता है ना कि यहाँ पर सारे नेताओं से बड़े बैनर मोदी के लगे हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमारा देश बौना दिखाई देता है, क्योंकि G20 में बराबरी की बात हो रही है, इक्वालिटी की, इक्विटी की बात हो रही है, और उस बात को, उस नैरेटिव को छोटा कर दिया भाजपा ने, जिसने G20 को अपनी एक राजनीतिक रैली समझ लिया। तोहिन जी, सुना आपने, डिप्लोमैट्स की जीत है, लेकिन महिमा जी इतना तंग दिल नहीं होना चाहिए, सीरियसली। मतलब आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं तंग दिल नहीं है, बिल्कुल तंग दिल नहीं, एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये तो बिल्कुल वो बात हो गई की जीत है कि मैं ना ये महिमा जी, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। मैं आपकी तारीफ करूं कि आप बहुत शानदार प्रवक्ता हैं, लेकिन आप जिस पार्टी के तहत या जिस अध्यक्ष के तहत ये पार्टी में काम कर रही हैं, मैं उनका नाम लेने से कतराऊं, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। उनकी लीडरशिप है, वो आप लोगों को ब्रीफिंग करते होंगे, वो आप लोगों के अंदर एनर्जी भरते होंगे, या फिर मान लो कि आप लोग उनकी नहीं सुनते हैं, मैं सिर्फ आपकी तारीफ करूं और लीडर की ना करूं। देखिए एक मिनट रूबी, वैसे मुझे बताया गया था कि आज की जो चर्चा है वो आप इंडिया वर्सेस एनडीए की, जो आज इंडिया की बैठक है उस पर करने वाली हैं, G20 पर कर रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो बात कह रही हैं, मेरी पार्टी के अध्यक्ष को आप देश से बड़ा दिखाएंगी तो मेरी पार्टी को दिक्कत होगी, क्योंकि हम विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। हम इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को प्रेसिडेंशियल बनाने नहीं जा रहे। लेकिन एक पार्टी है जो एक अकेला सब पर भारी बोलती है, फिर 36 पार्टियों के साथ फोटो खिंचवाने पर विवश हो जाते हैं। महिमा जी कह रही हैं की जरूरत है, महिमा जी कह रही हैं ये डिप्लोमैट्स की जीत है। देखिए, इसका जवाब मैं देता हूं। 2009 में आपको एक इंसिडेंट याद होगा, शर्मल शेख में किस तरह उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरे देश को शर्मसार किया था, जब उन्होंने शर्मल शेख में इजाजत दी थी पाकिस्तान को कि वो भारत के रोल को बालूचिस्तान में प्रोब कर सके। तो डिप्लोमेट्स हमेशा हमारे पास अच्छे थे, लेकिन पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी थी। मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री ने देश को एम्बैरेस किया था, और वहीं मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ की डिप्लोमेसी को भी एक नई दिशा दी है। आज डिप्लोमेट्स जिस एकाग्रता के साथ 900 घंटे के नेगोशिएशन के बाद एक कॉमन स्टेटमेंट पर सभी वॉरिंग पार्टीज को मनाते हैं, वो मेरे ख्याल से अपने आप में एक अप्रत्याशित जीत है, विजय।
विजय है हमारी डिप्लोमेट्स के लिए, लेकिन वो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के अभाव में नहीं हो पाती, तो इसका श्रेय पॉलिटिकल इच्छा शक्ति को भी उतना ही जाना चाहिए। अब चूंकि अभी तक मेन बात हो नहीं पाई है, जो देखिए बार बार इनकी ये तीसरी चौथी बैठक थी पिछले 2.5 महीने के। अगर ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर कोई विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं, अगर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या सीट शेयरिंग पर नहीं कर पाते, तो आखिर ये करते क्या है? क्या ये वाकई डीएमके जो इनकी पोल खोल दी है, क्या ये वाकई 2 घंटे बैठकर यही विचार करते हैं कि कैसे इस देश में सनातन धर्म को खत्म किया जाए? और मेरे ख्याल से जितनी बार इनकी इनकंक्लूसिव मीटिंग्स हो रही हैं, डीएमके के बयान जो हैं वो और ज्यादा मीनिंगफुल, वो और ज्यादा डिफाइनिंग होते जा रहे हैं। डीएमके सच बोल रही है और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ये मीटिंग होती किस लिए है? ये मीटिंग किस लिए होती है? महिमा जी 30 सेकंड्स आपको, नवल जी, और उसके बाद डॉक्टर सीमा। हाँ 30 सेकंड्स। देखिए पहली बात तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम, जो कि अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत इज्जत से लेना चाहिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस हमारे आज के प्रधानमंत्री ने किया हुआ है, ठीक है, हम उन्हें भी मोदी जी करके बुलाते हैं, लेकिन कम से कम जिनको पूरा विश्व नवाजता है उस उपाधि के साथ, उनका नाम जरा ढंग से लेना सीख लीजिए। आप कहते हैं कि ये सब सिर्फ भाजपा का नहीं है, पूरे देश का है। पूर्व प्रधानमंत्री भी पूरे देश के हैं, केवल कांग्रेस के नहीं। अब दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी जो बातें बोली, जितनी सारी बातें बोली, इनको बड़ी बेचैनी है, बड़ी विचलितता है कि इंडिया की बैठकों में आखिर होता क्या है। ये विचलितता जायज है, ये बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तो 7 में से 4 थे, और अभी आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि आप देखेंगे कि एक के बाद एक चुनाव हम जीतते जाएंगे। इन्होंने बड़ा कन्वीनियंट नैरेटिव दिया कि ये तो इसमें तो कैंडिडेट्स मायने रखते हैं, अभी किसी ने ये नैरेटिव दिया था। लेकिन ये डिनायल मोड में है। ये डिनायल मोड अच्छा है, देश के लिए अच्छा। ओके नवल जी, आप लोग बैठक में करते क्या है? तो जी पूछ रहे हैं। देखिए इस देश के नहीं, तुहिन जी को अगर पता नहीं होता तो परेशान नहीं होते। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में जितने भी मजबूत दल हैं वो सब एक साथ खड़े हैं, ये इनके परेशानी का कारण है। नंबर 2, जितने भी मजबूत दल इनके साथ थे किसी समय में, चाहे शिवसेना हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या अकाली दल हो, सब इनको एक एक करके छोड़कर चले गए हैं। आज ये गिनती के लिए 38 पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ लेकर खड़ा है, लेकिन इनको मालूम है कि 38 में 37 कुछ नहीं है, और एक की कोई साख नहीं है इस देश में। पिछले 9-10 साल में जो इन्होंने काम किया है, वो चाहे रोजगार के स्थिति में हो, चाहे अर्थव्यवस्था की स्थिति में हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे आप बात कर ले, तो जो साख देश की गिरी है, जो विश्वास इस दल की गिरी है, जो लोग कहते थे ना, इन्हीं के लोग कहते थे कि ये पूरे विश्व का विशाल दल है, ये पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नेता है। इनके पीछे जो एक संगठन है, जो संगठन दिन रात राजनीतिक लाभ लेती है और कहती है कि हम सांस्कृतिक संगठन है। अच्छा। इतने बेशर्मों का फौज है इनके साथ में, और ये पूरा पोल खुल चुका है। इंडिया तो जवाब दे उससे पहले माधव आनंद जी हाथ उठा रहे हैं। और चरित्र देखिए, देश की साख गिरी है कि देश की साख को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है। नवल किशोर जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। माधव आनंद जी रूबिका जी, नवल भाई विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, अच्छे मित्र भी हैं, मैं इनकी विद्वता का दाद भी देता हूँ, उनकी मजबूरी है इनकी। अब आपने कहा कि मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में जब भ्रष्टाचारी जब बैठते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि जानवर का चारा कैसे खाया जाता है, जानवर का चारा कैसे खाता है, दूसरे को टिप देने का। अरे आप बेचारा हो गए, आपको नहीं मालूम है? चारा जोर कहते कहते भाजपा बर्बाद हो गई। उपेंद्र कुशवाहा का कोई नाम लेने वाला नहीं है आपके अलावा। अब देखिए देश का आन बान शान, देश का शान किस तरह जैसे हो रहा है, ग्लोबल वैश्विक स्तर पे आज भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी भी भारत के सामने जो तो नतमस्तक है, यूरोपियन यूनियन नतमस्तक है। सारे लोग भारत का डंका और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जिस प्रशंसा कर रहे हैं, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में तो दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि बेरोजगारी तो इन लोगों के यहाँ है, बेरोजगारी जो है इनके परिवार में है। तो अपनी बेरोजगारी को कैसे ठीक करें, लोगों ने गठबंधन बनाने का काम किया है। ये जो भ्रष्टाचार एक एक करके माधव आनंद जी, डॉक्टर नवल किशोर एक दूसरे पर आरोप इस बात का लगाते हुए कि आपको इंटरेस्ट क्यों, तुहिन जी क्यों इंटरेस्ट है भाई आपको, इतना क्यों इंटरेस्ट है कि महिमा जी, नवल किशोर जी, सीमा मलिक जी की पार्टी और पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स आपस में क्यों चर्चा करते हैं? नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं, देश को इंटरेस्ट है।
ये पिकनिक पॉलिटिक्स, ये जो टाइम पास पॉलिटिक्स चल रही है, ये वाकई क्या इसका कोई अर्थ है, या ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? ये तो जनता, ये तो पूरा देश पूछ रहा है, ये पूरा देश पूछ रहा है। यहाँ से निकलने के बाद पहले डीएमके ने अनाप शनाप बका सनातन धर्म के खिलाफ, राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि अभी इनके कोई और घटक दल जो है इसी प्रकार से हमला करेंगे। अच्छा, ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए नवल किशोर जी, इस पर तो मेरी आपसे बातचीत होती रही है, लेकिन महिमा जी, सनातन को लेकर सच में सनातन को लेकर आज बड़े नेता वहां कोऑर्डिनेटर्स में से एक टीआर बालू भी मौजूद थे। आप लोग सच में सनातन पर डीएमके जो एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, उसको आपने चर्चा नहीं की होगी कोऑर्डिनेशन कमेटी में? समर्थन जताया होगा। ये देश हित की बात कर रहे हैं और देश की आंखों में धूल झोंकने की जो बात कर रहे हैं ना रूबिका जी, हाँ। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के बारे में जो आरोप सामने आए हैं, 10 करोड़ का जो अनुदान भारत सरकार के साथ मिलकर असम के मुख्यमंत्री ने दिया है अपनी पत्नी की कंपनी को, प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट को, वो होता है देश की आंखों में धूल झोंकना। अयोध्या के अंदर जो लैंड एक्विजिशन में जो झोलझाल होता है, वो होता है देश की आंखों में धूल झोंकना। और अब आपकी बात के ऊपर आ जाती हूँ, आपने सनातन धर्म की बात की है। मेरे नेता ने बहुत सटीक शब्दों में बताया है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म किसी को डरना नहीं सिखाता। मैं सनातन धर्म में पैदा हुई, हिंदू धर्म हमारा भी धर्म है, लेकिन हम अपने देश के संविधान के मूल्यों को धर्म की आड़ में छोटा नहीं करते, बौला नहीं करते जैसे भाजपा करती है। भाजपा धर्म की आड़ में इस देश में आग लगाती जाए, मणिपुर को जलाती जाए और सवाल इंडिया से उठाया जाए। के नेता महिमा जी सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV न जाने क्या क्या कह रहे हैं, और यहाँ भी आप बीजेपी को कोस रही हैं। डीएमके के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगी आप? देखिए रूबिका जी, सनातन धर्म की परिभाषा हमने आपको बताई और इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है। मुझे मत बताइए, डीएमके के नेताओं को बताइए ना। रक्षा के नाम में पता नहीं महिमा जी बचाते हैं सनातन के लिए, तो आप प्लीज G20 के लिए मत लीजिए, आपको परेशानी है। सनातन के लिए लेने में भी आपको दिक्कत होगी क्या? डीएमके वाले जो कह रहे हैं उनको सबक नहीं सिखाएंगे? यू आर सच ए वंडरफुल एडवोकेट, अ स्पोक्स पर्सन। आप नहीं बोलेंगे डीएमके के नेताओं को? Because I am an advocate, I would say that the constitutional values of this country that uphold secularism in this country are above the petty propaganda BJP is floating in this country. This is petty propaganda हमारे देश के अंदर डीएमके के नेता सनातन को HIV बुलाए, मेरे लिए कुरान भी उतनी कोरोना बुलाए। मेरे लिए मैं कुरान का क्यों जिक्र करूंगी अभी आपसे, जब सनातन की बात हो रही है और सेक्युलर हो जाता है सनातन को गाली देना। इसलिए करेंगे कुरान का जिक्र क्योंकि उसका जिक्र करने में भाजपा को बड़ी आपत्ति है। इसलिए करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र, आपको सनातन का जिक्र करने में आपत्ति है महिमा जी? तो फिर तो आप लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। फर्क क्या हुआ? पार्टी को, मुझे और मेरी पार्टी के श्रेय में तो इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म को संविधान के अंदर लाना। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है महिमा जी, आपको पता है ये पूरा चंग। जब मैं आपसे बहुत ईमानदारी से सनातन पर डीएमके की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट पर सवाल पूछ रही हूँ, तो आप जलेबी की तरह गोल गोल यू बीटिंग अराउंड द बुश। जिस दिन आप उस पर जवाब नहीं दे रही हैं। मैं सनातन पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं सनातन पर बकवास करने वाले डीएमके के तमाम नेताओं पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। रूबिका जी, आपने मुझे आज इंडिया ब्लॉक की मजबूरी आमंत्रित किया, उस पर सवाल जरूर पूछिए। नहीं, उस पर तो मैं आपसे सवाल पूछ ही रही हूँ। ऐसा मत कहिए कि मैंने सवाल नहीं पूछा है। अगर इंडिया वर्सेस एनडीए पर आप इस पूरे मसले में एक सेकंड में बस आपको महिमा जी, ठीक है, मैं सनातन पर स्पेशली आपको इनवाइट करूंगी सनातन पर चर्चा करने के लिए, और तुहिन जी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एब्सोल्युटली, मैं सनातन पर बात नहीं कर रही हूँ, सनातन पर बकवास बयान देने वाले नेताओं पर बात कर रही हूँ। उस पर क्यों कतरा रही है आप कुछ बोलने से? रूबिका जी, मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं कि ये प्रहार जो निरंतर हो रहे हैं सनातन धर्म पर, वो कांग्रेस के समर्थन के बगैर संभव नहीं है। आज से 2-2.5 महीने पहले राहुल गांधी मेरे पास वक्त की कमी है। महिमा जी, नवल जी, सीमा जी, स्वागता जी, माधव जी, मणिपुर चल रहा है, मेरे पास वक्त की कमी है। छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, आप लोगों का शुक्रिया करते हुए छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ।
छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए भारत 24 के इस कार्यक्रम दहाड़ में। हम लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए भारत 24।